नमस्कार, मैं रविश कुमार। 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति आई है। 21वीं सदी के 20वें साल में पहली बार 1968 में नई शिक्षा नीति बनी थी। उसके बाद बनी 1986 में, फिर 1992 में इसे संशोधित किया जाता है। कहा जा रहा है कि 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट और नाम के हिसाब से सही बात है, लेकिन सन 2000 और 2005 में एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ के तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों को बदल दिया था। 2009 में राष्ट्रीय मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून पास हुआ था, आरटीई। जैसे बगैर शिक्षा नीति के यूजीसी ने 2017 में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू यूनिवर्सिटी नियमन 2017 जारी कर दिया। यह एक बड़ा नीतिगत बदलाव था। इसका मतलब यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप करना चाहते हैं जो भी, यह नीतियों की वजह से नहीं रुकता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ जो कुछ भी हुआ। फिर भी नई शिक्षा नीति बनाने में एनडीए सरकार को 5 साल का वक्त लग गया। अक्टूबर 2015 में शिक्षा मंत्रालय ने टीएसआर सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसका काम था सुझावों दस्तावेजों का मूल्यांकन करते हुए नई शिक्षा नीति का जल्द ड्राफ्ट तैयार करना। 7 मई 2016 को टीएसआर सुब्रमण्यन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस कमेटी ने कई अहम सुझाव दिए। यूजीसी और एआईसीटीई जैसी नियामक संस्थाओं की भूमिका बदलने की बात कही। शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए टीचर नियुक्ति बोर्ड बनाने की भी बात की, जो स्वायत्त बोर्ड हो। हर 10 साल के बाद टीचिंग लाइसेंस के नवीनीकरण का सुझाव दिया। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 4 साल का बीएड कोर्स सुझाया। ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विसेज की कल्पना की, बनाने की बात कही। इम्तहानों में नंबर देने के सिस्टम की जगह ग्रेड और परसेंटाइल देने का सुझाव दिया। 10वीं कक्षा में छात्रों के पास गणित और विज्ञान के अलग अलग स्तर के पाठ्यक्रमों के विकल्प दिए जाने का सुझाव दिया। ऑनलाइन ऑन डिमांड बोर्ड इम्तहान का सुझाव दिया। वार्षिक परीक्षा समाप्त करने की राय दी। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा मंत्रालय 2016 में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करता है। सोचिए, 2015 से 16 आ चुका है। अब इसके 1 साल बाद पता चलता है कि जून 2017 में एक और कमेटी बनी है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन बनाए गए हैं, जिनसे कहा जाता है कि नई शिक्षा नीति का मसौदा 6 महीने के भीतर दीजिए। मगर 23 महीने बाद 31 मई 2019 को कस्तूरीरंगन कमेटी अपना ड्राफ्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपती है। इस तरह जो काम 2015 में शुरू हुआ था, 2019 तक एक पड़ाव पर पहुंचता है। अब सरकार जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगती है। 2 महीने से कम का वक्त दिया जाता है और उसके बाद बंद कर दिया जाता है। 1.5 महीने में ही सरकार को 65,000 सुझाव मिलते हैं। पिछले 1 साल में 2 लाख से ज्यादा सुझाव मिलते हैं। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा होती है। पिछले साल जो ड्राफ्ट रिलीज किया गया था, उस पर कई संस्थानों, शिक्षकों और छात्र संगठनों ने आपत्ति जताई थी। इस बार पब्लिक स्क्रूटिनी, आलोचना और प्रदर्शन से बचने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया है, डॉक्यूमेंट को पब्लिक में जारी नहीं करने का। जब डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो कोई मुद्दा नहीं है। जनता के लिए पीआईबी की रिलीज है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। हमें काफी कोशिश के बाद इधर उधर से कुछ दस्तावेज मिले। खैर, 29 जुलाई का जो पीआईबी प्रेस रिलीज जारी किया गया है, उसमें एक अहम बात है, जिसे आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को संस्थागत रूप से सहयोग और छात्र और संकाय की गतिशीलता दोनों के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा और हमारे देश में परिसरों को खोलने के लिए शीर्ष विश्व रैंकिंग रखने वाले विश्वविद्यालयों के प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। हिंदी में विदेशी यूनिवर्सिटी को आने दिया जाएगा। पॉलिसी के दस्तावेज में लिखा है कि दुनिया के टॉप 100 को भारत में ऑपरेट करने का मौका दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की कल्पना
स्वायत्तता की बुनियाद पर टिकी होती है। वो इस हद तक हो सकती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप विदेशी छात्रों को अमेरिका छोड़ने के फैसले का ऐलान करते हैं तो उनके देश की 2 यूनिवर्सिटी हार्वर्ड और MIT कोर्ट चली जाती हैं, राष्ट्रपति पर ही केस कर देती हैं। क्या सरकार और शिक्षा मंत्रालय किसी विदेशी यूनिवर्सिटी को या देश की ही सरकारी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सरकार की राजनीति से अलग पनपने का अवसर देंगे? यह वो बदलाव है जिसकी संभावना और आशंकाओं की सीमा का कोई अंदाजा अभी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कई नई संस्थाओं का ढांचा बनाया जाएगा जिसकी कल्पना है। एक है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI के तहत 4 स्वतंत्र संस्थाएं होंगी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC फॉर रेगुलेशन, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद GEC, वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद HEGC और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC, एक्रीडिशन जिसे कहते हैं, मान्यता जिसे कहते हैं। HECI के बारे में कहा गया है कि यह चेहरा विहीन संस्था होगी, फेसलेस, टेक्नोलॉजी के जरिए हस्तक्षेप करेगी। जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 में ऐसी कई संस्थाओं की कल्पना की है अपनी रचना में। सर्वोच्च संस्था फेसलेस यानी चेहरा विहीन क्यों होनी चाहिए? HECI के पास उच्च शिक्षा संस्थानों को सजा देने की शक्ति होगी जो मानकों और नियमों का पालन नहीं करेंगे। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता की अवस्था प्राप्त करनी होगी। इसमें यह भी बताया गया है कि महाविद्यालयों की संबद्धता यानी एफिलिएशन 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दी जाएगी तथा महाविद्यालयों को क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक राज्यवार तंत्र की स्थापना की जाएगी। ऐसी परिकल्पना की जाती है कि कुछ समय के बाद प्रत्येक महाविद्यालय या तो वो एक स्वायत्त शासित डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय में विकसित हो जाएंगे या किसी विश्वविद्यालय के संगठक महाविश्वविद्यालय बन जाएंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों में कई तरह के बदलाव की भी इसमें कल्पना की गई है। उच्च शिक्षा में विश्व स्तरीय रिसर्च और शिक्षण पर जोर होगा और पढ़ाई की गुणवत्ता उच्च कोटि की होगी और रिसर्च पर जोर होगा। यह तो हमेशा ही रहा है। BA और BSc का कोर्स 3 या 4 साल का होगा। बीच में प्रमाण पत्र के साथ पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। 5 साल का बैचलर और मास्टर कार्यक्रम एकीकृत होगा। MPhil का कोर्स खत्म कर दिया जाएगा। खराब पढ़ाने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खराब स्तर वाले शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। शिक्षकों को ट्रेनिंग कोर्स अब यूनिवर्सिटी के भीतर दिया जाएगा। PhD के हर छात्र को शिक्षण का एक कोर्स करना होगा। शोध के दौरान 1 साल में तय न्यूनतम घंटे पढ़ाने होंगे। इस वक्त 3.5 से 4% GDP का हम शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1968 से 6% करने की बात ही हो रही है, तो इस पर टिके रहिए। इस बार भी पॉलिसी में यह कहा गया है कि जल्द से जल्द केंद्र और राज्य मिलकर GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करेंगे। इंतजार करना चाहिए अगले बजट का, जब हम GDP का 6% शिक्षा पर खर्च कर रहे होंगे। आगे अब हम बात करना चाहते हैं देवादित्य भट्टाचार्य से, जो काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी आसनसोल में पढ़ाते हैं अंग्रेजी, और यूनिवर्सिटी पे 2 किताबें भी आपने संपादित की हैं। देवादित्य, मेरा पहला सवाल ये है कि जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में आपके सामने आया है, अक्सर हम बात करते हैं कि अगर हम कोई नई शिक्षा नीति बना रहे हैं और हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें ऑटोनॉमी की क्या स्कोप है, जो स्वायत्तता जो कहते हैं कि उसके क्या स्कोप है। बगैर स्वायत्तता के, ऑटोनॉमी के कोई यूनिवर्सिटी इस तरह के एक्सेलेंस सेंटर में बन सकती है। सही बात, राइट। और अभी ये ऑटोनॉमी जो शब्द है, राइट, तो स्वायत्तता ये जो शब्द है इसका बहुत सारा अर्थ होता है, राइट। और लगभग अगर जो पॉलिसी ड्राफ्ट अभी
सर्कुलेट किया जा रहा है, तो जो अभी पब्लिक डोमेन में है, उसको अगर देखा जाए, उससे उभर के आता है कि इस ऑटोनॉमी शब्द का 3 अर्थ है। तो एक है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मतलब कोई भी संस्था अपने आप में खुद को एडमिनिस्टर कर पा रहा है या नहीं, खुद को गवर्न कर पा रहा है या नहीं। दूसरा जो शब्द है, जो कि सबसे अहम शब्द है और जो कि सबसे अहम अर्थ है राइट ऑटोनॉमी शब्द का भी, वो है एकेडमिक ऑटोनॉमी। राइट, तो मतलब हम लोग खुले तरीके से राइट एकदम खुली एक एक एटमॉस्फेयर में राइट, तो हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं या नहीं, राइट। तो कोई भी पॉलिटिकल राइट या फिर कोई भी एक्सटर्नल बाहरी इंटरफेरेंस के बिना राइट, तो अंदर में एक इंस्टीट्यूशन के अंदर में जो पढ़ाई का काम चलता है, जो जो एकेडमिक काम चलता है, जो जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चलता है, वो ठीक से हो पा रहा है या नहीं, राइट, विदाउट एनी इंटरफेरेंस। राइट, और तीसरा जो मतलब है इसका, वो है फिनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब और एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए राइट, तो उसका जो फंडिंग है, उसका जो रेवेन्यू चाहिए होता है, वो क्या इंस्टीट्यूशन को खुद से जुगाड़ना पड़ रहा है, राइट। तो उसको जुगाड़ने का रास्ता कहाँ पे है, राइट। तो उसको जुगाड़ने का रास्ता क्या है, क्या वो फंडिंग गवर्नमेंट से मिल रहा है या फिर इंस्टीट्यूशन को खुद का फंडिंग खुद से निकालना पड़ता है, राइट। तो इन 3 लेवल पे ऑटोनॉमी शब्द को जोड़ा जा सकता है, राइट। तो और जिस तरीके से ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नया शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट हम लोगों के पास रखा गया है और जिसको कहा जा रहा है कि अप्रूव किया गया है, राइट, तो उसमें ऑटोनॉमी का एक मॉडल पेश किया गया है, राइट। तो जो मॉडल राइट, तो बहुत ही भयंकर टाइप से प्ले आउट कर रहा है और करेगा आगे भी, राइट, तो भविष्य में, राइट। तो और उसी को समझने की जरूरत है कि वो इन तीनों तरीके की ऑटोनॉमी जो है, इन 3 अर्थों से किस तरीके से जुड़ रहा है, राइट। तो जो मॉडल पेश किया जा रहा है ये नए शिक्षा नीति के जरिए, उसको कहा जा रहा है ग्रेडेड ऑटोनॉमी, राइट। तो और इसी शब्द को बहुत बार नेशनल मीडिया में और सारे अखबारों में या फिर सारे न्यूज चैनल पे भी कहा गया है कि सरकार एक ग्रेडेड ऑटोनॉमी का मॉडल ला रही है। अभी इस ग्रेडेड ऑटोनॉमी को फिर से 2 तरीके से समझा जा सकता है। पहला तो ये है कि ग्रेडेड ऑटोनॉमी का मतलब है कि 3 तरीके की इंस्टीट्यूशन अभी होंगे, राइट, जो कि सरकार ने एकदम साफ तरीके से कह दिया है कि इंस्टीट्यूशन का भी ग्रेडिंग होगा, राइट। तो इंस्टीट्यूशन का 3 तरह का कैटेगरी बनाया जाएगा, राइट। तो पहला कैटेगरी ये होगा जिसको टाइप 1 इंस्टीट्यूशंस कहा जा रहा है, राइट। तो टाइप 1 इंस्टीट्यूशंस होगा रिसर्च यूनिवर्सिटी, राइट, तो जिनमें शोध किया जाएगा, जिनमें ज्यादातर रिसर्च के काम किए जाएंगे, राइट। तो दूसरे तरह का टाइप 2 यूनिवर्सिटीज को कहा जा रहा है टीचिंग यूनिवर्सिटीज, जिसमें सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया होगा, राइट, तो जिसमें क्लासरूम टीचिंग पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, राइट। और तीसरे तरह का इंस्टीट्यूशन का नाम कहा टाइप 3 इंस्टीट्यूशन है अंडर ग्रेजुएट कॉलेज, राइट, तो जिसमें बेसिकली कॉलेज डिग्री दिया जाएगा, जिसमें बेसिकली ग्रेजुएशन तक करवाया जाएगा। अभी ये जो 3 तरह का जो एक इसमें समस्या क्या है, ये क्यों ठीक है जी? हाँ हाँ, तो ये क्यों ठीक है या ये क्यों ठीक नहीं है आपके हिसाब से? हाँ, ये जो वही बात है। तो पहली कारण तो ये है कि ये जो 3 तरह का टाइप बना दिए गए हैं, राइट, तो ये एक अलग तरह का इंस्टीट्यूशनल वर्ण व्यवस्था के टाइप में राइट तो पेश होगा अल्टीमेटली हम लोगों के पास, राइट। तो इसमें एक अलग ही लेवल का छुआछूत शुरू होगा, राइट। तो जहाँ पे समझा ही जा रहा है कि रिसर्च यूनिवर्सिटीज जो है टाइप 1 यूनिवर्सिटी, वो सबसे उम्दा यूनिवर्सिटीज है, सबसे सुपीरियर यूनिवर्सिटीज है, सबसे श्रेष्ठ इंस्टीट्यूशंस है, राइट। और नीचे तबके की जो इंस्टीट्यूशंस है, जिसको माना जाता है बेसिकली अंडर ग्रेजुएट टीचिंग के लिए जिसको यूज किया जाएगा, राइट, जो जिसका संख्या सबसे ज्यादा है, राइट। और पहली जो ड्राफ्ट आई थी, जो कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया था कि 10,000 ऐसे इंस्टीट्यूशन होंगे, राइट। तो जबकि ऊपरी वाले जो सबसे ऊपर वाले टाइप है, उसमें सिर्फ 300 इंस्टीट्यूशन रहेंगे और नीचे वाले जो तबके हैं उसमें 10,000 ऐसे इंस्टीट्यूशन ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, राइट। तो और उसको माना जाएगा सबसे नीचे तरीके का इंस्टीट्यूशन, राइट। और इसके कारण से एक अलग तरीके का भेदभाव, राइट, एक अलग तरीके का इंस्टीट्यूशनल भेदभाव शुरू होगा, जहां पे माना जाएगा कि रिसर्च यूनिवर्सिटीज सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज है और उसमें पहुंच सबका नहीं हो सकता है, राइट। और सबका पहुंच अगर किसी तक है, राइट, और
किसी भी प्रतिष्ठान, किसी भी संस्था तक है, वो सिर्फ ये टाइप 3 यूनिवर्सिटी तक है। तो इसका मतलब है ये ग्रेडेड ऑटोनॉमी बेसिकली एक अलग तरह का ग्रेडेड इनइक्वालिटी क्रिएट करेगा, एक ग्रेडेड भेदभाव का एक मॉडल बनाया जाएगा। राइट, तो दूसरी चीज ये है कि ये ग्रेडेड ऑटोनॉमी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ा 2018 का यूजीसी का एक रेगुलेशन है उससे जोड़ा जाना चाहिए। राइट, तो उसके परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए, जहां पे ये ग्रेडेड ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लाया गया था। और उसमें ये कहा गया था कि जो टाइप 1 यूनिवर्सिटीज होंगे, जो कैटेगरी 1 इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनको फुल ऑटोनॉमी दिया जाएगा। और फुल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? फुल ऑटोनॉमी का मतलब है कि आप कोई भी कोर्स चला सकते हैं, आप कोई भी डिपार्टमेंट चला सकते हैं, आप कोई भी इंस्टॉलेशन पार्क बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को लेके। जबकि राइट, तो एक क्लॉज जोड़ा हुआ है, राइट, तो सारे ऐसे सेक्शंस में कि तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं जब तक नो डिमांड फॉर फंड इज मेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। राइट, तो जब तक आप गवर्नमेंट से कोई फिनेंशियल सहायता नहीं मांगेंगे, राइट, तो जब तक आप गवर्नमेंट के पास से किसी तरीके की सहायता नहीं मांगेंगे, किसी तरीके का फिनेंशियल सहायता नहीं मांगेंगे, तब तक आपको ऑटोनॉमी दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये बनता है कि ये ग्रेडेड ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट बेसिकली एक फिनेंशियल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। मतलब आपको सरकार से कोई सहायता नहीं मिलेगा, आप ऑटोनोमसली अपना जो खर्चा है, राइट, तो उसको आप निकाल लीजिए। अभी ये ऑटोनोमसली आप अपना खर्चा कहां से निकालेंगे? मैं समझा इस बात को। हाँ, हाँ, तो पढ़ाई महंगी हो जाएगी। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो ग्रेडिंग है, मान लीजिए रिसर्च यूनिवर्सिटी को सरकार ज़्यादा प्राथमिकता देगी, उसे हाई वैल्यू टाइप 1 मानती है, जहां टीचिंग कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटी है उसको टाइप 2 में रखती है, तो स्टूडेंट के हिसाब से क्या नुकसान है? एक छात्र का क्या नुकसान है? छात्र का नुकसान पहली दफा तो ये नुकसान है कि एक तो सब, अगर इस 3 तरीके का ग्रेडिंग हो पाएगा, राइट, तो इसका मतलब यही है कि ज्यादातर छात्र, राइट, और ज्यादातर करके जो पिछड़े तबकों से आते हैं जो छात्र, जिनको हायर एजुकेशन में भी ज्यादा दूर तक पहुंचने की क्षमता नहीं होती है, जिनको ज्यादा दूर तक सोचने की भी सपना या फिर सपना देखने के भी जिनके पास वो साहस नहीं होते हैं, उनका पहुंच तो बस वो टाइप 3 यूनिवर्सिटी तक ही सीमित रहेगा। राइट, जो पिछड़े तबके के बच्चे हैं, जो कि सामाजिक रूप से वंचित बच्चे हैं, राइट, तो ज्यादातर करके महिला, SC, ST, OBC या फिर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो है, राइट, तो उनका पहुंच सबसे नीचे ये जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेज है, राइट, तो वो टीचिंग कॉलेजेस तक ही उनका पहुंच सीमित रहेगा। राइट, तो और जो आगे की पढ़ाई अफोर्ड कर सकते हैं, राइट, तो वो रिसर्च यूनिवर्सिटी तक जब पहुंचने की क्षमता रख सकते हैं। तो इसका मतलब यही निकलता है कि स्टूडेंट का खर्चा कितना होगा, राइट, और स्टूडेंट अपने फीस देने में कितना देर तक सक्षम रहेगा, राइट, कौन कितना फीस भर पाएगा, कौन कितना आगे बढ़ने की सपना देख पाएगा, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन किस इंस्टीट्यूशन में इनरोल या फिर एडमिशन ले पाएगा। एक तो ये है, और दूसरा वो है कि जब ऑटोनॉमी का मतलब ही होता है कि फिनेंशियल ऑटोनॉमी, राइट, तो कि आपको अपना इंस्टीट्यूशन को अपना पैसा खुद से जुगाड़ना पड़ेगा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा तो स्टूडेंट के फीस से ही आएगा। स्टूडेंट के फीस बढ़ाए जाएंगे, और वो ग्रेडेड ऑटोनॉमी का जो मॉडल मैंने बोला था आपको कि यूजीसी के रेगुलेशंस में आया था, उसमें ये भी कहा गया है कि टाइप 1 इंस्टीट्यूशंस जो होंगे, जिसको ये पूरा ऑटोनॉमी दिया जाएगा, उनके पास ये भी पावर होगा कि वो डिसाइड करे कि उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, राइट, तो वो अपने हिसाब से अपना फीस स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर पाए, राइट। तो स्वाभाविक रूप से, राइट, तो ये जो ऊपर के तबकों का जो यूनिवर्सिटीज है या कॉलेजेस है, राइट, तो ज्यादातर ये रिसर्च और टीचिंग यूनिवर्सिटीज जो है, उस तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा फीस देना पड़ेगा, राइट, तो और सक्सेसिवली ये स्टूडेंट फीस को बढ़ाया जाएगा, ये ऑटोनॉमी के नाम पे, राइट। तो ग्रेडेड ऑटोनॉमी बेसिकली बन गया है, राइट, तो एक फिनेंशियल ऑटोनॉमी का एक रास्ता, राइट, तो वो साफ साफ दिख रहा है। जी, अब मेरा एक सवाल ये है कि ये एक लंबी बहस का मसला है, हम दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि हम अभी यूनिवर्सिटी वाले हिस्से की चर्चा कर रहे हैं, बाद में कभी स्कूलों पर भी चर्चा करेंगे।
और यूनिवर्सिटी को लेकर भी चर्चा सिर्फ एक ही दिन में पूरी नहीं हो सकती है, तो वो भी क्रमशः चलती रहेगी। एक मेरा जो सवाल है इसमें कि HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसे फेसलेस इंटरवेंशन कहा गया है। ये फेसलेस इंटरवेंशन क्या होता है किसी आयोग का, और कभी आपने इस तरह के इंस्टीट्यूशन का कोई तजुर्बा किया है या जाना है कि फेसलेस इंटरवेंशन करने वाले भी संस्थाएं हो सकती हैं? हाँ, सही बात। एक तरफ तो देखिए कि पूरा का पूरा जो रेगुलेशन सिस्टम है, रेगुलेशन और फंडिंग का सिस्टम है, जो इतने दिनों तक यूजीसी के द्वारा सिर्फ जनरल कोर्सेज के लिए चलाया जा रहा था, बाकी सारे प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए अलग अलग संस्थाएं थे, राइट। तो जैसे टीचर एजुकेशन के लिए बीएड कोर्सेज के लिए NCTE था, टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज के लिए AICTE था। उन सारे इंस्टीट्यूशंस को मर्ज करके, सिवाय BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट, तो लीगल और मेडिकल पढ़ाई के को छोड़ के बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस को एक ये HECI की ढांचे पे, राइट, तो एक साथ जोड़ दिया गया है, राइट। तो अभी इतने दिनों तक ये काम यूजीसी करता था, राइट। तो यूजीसी ये रेगुलेशन और फंडिंग वाला मामला संभालता था। अभी ये HECI के दौरान, राइट, तो रेगुलेशन भी किया जाएगा, फंडिंग भी किया जाएगा, रिसर्च ग्रांट भी दिया जाएगा, और उसके साथ साथ एक्रेडिटेशन भी किया जाएगा, राइट। तो ये चारों फंक्शंस HECI के ही 4 ऑर्गन मिलकर करेंगे, राइट। तो और पूरा का पूरा प्रोसेस, राइट, तो कहा जा रहा है कि फेसलेस इंटरेक्शन होगा। अभी फेसलेस का मतलब ये है कि इतने दिनों तक जो यूजीसी का टीम, राइट, जो इंस्टीट्यूशंस में जाके विजिट करते थे, राइट, तो एक इंस्टीट्यूशन को चलाने का मतलब होता है कि आपको कुछ बेसिक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करना पड़ता है, राइट। तो एक इंस्टीट्यूशन का चलाने के मतलब है आपको बिल्डिंग बनाना पड़ता है, क्लासरूम का साइज ऐसा होना चाहिए ताकि सब बच्चे बैठ पाए, क्लासरूम में क्या फर्नीचर होना चाहिए, राइट, तो सब सारे टीचिंग इक्विपमेंट है या नहीं, राइट, तो टीचिंग इक्विपमेंट ठीक ठाक है या फिर टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट क्या है, राइट, तो उसके साथ साथ पीने का पानी है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का क्या व्यवस्था है, स्टेशनरी का क्या व्यवस्था है, राइट। तो ये जो एक क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म था, राइट, तो ये रेगुलेशन का मतलब ही था ये जो बेसिक एक स्टैंडर्ड है, राइट, तो ये जो मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसको मेंटेन करने का काम इतने दिनों तक यूजीसी करता था। और यूजीसी किस तरीके से करता था? थ्रू टीम विजिट्स, राइट। तो यूजीसी अपना टीम भेजता था इन कैंपसों में, राइट। तो NAC अपना टीम भेजता था इन सारे कैंपसों में, और वो टीम घूम के लोगों से बातचीत करके, टीचर्स से बात करते थे, राइट। तो फैकल्टी जो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते थे, राइट, तो स्टूडेंट से बात करते थे, राइट, तो नॉन टीचिंग स्टाफ से बात करते थे, और उसके जरिए एक इंस्टीट्यूशन का इवैल्यूएशन होता था। अभी कहा जा रहा है कि जबकि सारे रेगुलेशन, फंडिंग, एक्रेडिटेशन का फंक्शन एक ही बॉडी को दिया जा रहा है, उस बॉडी को भी कहा जा रहा है कि आप फंक्शन तो करेंगे ऐसे, राइट, तो आपके पास काम हो गया 3 गुना या 4 गुना, पर आप काम ऐसे करेंगे कि आप किसी के पास जाए नहीं, राइट। तो आप कोई भी इंस्टीट्यूशन विजिट ना करें, राइट, तो करने की जरूरत नहीं है, आप दूर से बैठ के बस सबसे कागज मांगते रहिए, और उस कागज के जरिए आप इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करते रहिए, इंस्टीट्यूशन का मिनिमम स्टैंडर्ड आप बनाते रहिए। अगर अभी कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसके पास अभी 120 टीचर है, राइट, तो वो कह ही सकता है कि मेरे पास 146 टीचर है, राइट। तो अभी बहुत सारे टीचर्स, राइट, तो सारे इंस्टीट्यूशन में हम सबको पता है कि बहुत सारे टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का, एडहॉक टीचर्स का, राइट, तो या फिर गेस्ट लेक्चरर्स का अपना ग्रीवांसेस होता है, और वो सब ग्रीवांसेस जब ये यूजीसी टीम या NAC टीम विजिट करते हैं, उनके साथ जो बातचीत होता है उसी दौरान ये सब ग्रीवांसेस एक्सप्रेस किया जाता है। स्टूडेंट्स में बहुत तरीके का ग्रीवांसेस होता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी किस तरीके का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेशन ये सब जो स्टूडेंट डिमांड्स होते हैं, बहुत लेजिटिमेट स्टूडेंट डिमांड्स होते हैं, उनको दबा देते हैं, राइट। तो और ये सब पॉलिसी मेकिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था इस तरीके की जो इंटरफेस था, इस तरीके का जो फिजिकल मीटिंग या एनकाउंटर का जगह था यूजीसी और NAC के साथ इंस्टीट्यूशन का, उसके जरिए स्टूडेंट्स, टीचर्स या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ अपने ग्रीवांसेस भी पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचा पाते थे, राइट। तो वो जो प्रक्रिया था वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। अभी जो पॉलिसी अनाउंस की गई है और जो ड्राफ्ट में बातें हैं, दोनों में कितना अंतर है? क्या पॉलिसी ड्राफ्ट से काफी अलग है या उसी तरह की कॉन्टिन्यूटी है इसमें?
हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। और इसको जानने समझने की जरूरत बहुत है, राइट। तो सबको इसको जानने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है इस सरकार के लिए, और इसी तरीके से ये सरकार काम करती आ रही है, राइट। तो हम लोग हमेशा देखे हैं, राइट। ये समझने की जरूरत है कि जो ड्राफ्ट पब्लिकली सर्कुलेट किया जा रहा है, जो ड्राफ्ट को ऑलरेडी नेशनल मीडिया तक पहुंचाया गया है, और नेशनल मीडिया में बहुत सारे अखबार, बहुत सारे न्यूज चैनल इस पे ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, राइट। तो सारे अखबारों में ऑलरेडी आज जो रिपोर्टिंग हुआ है वो एक ड्राफ्ट के बेसिस पे ही हुआ है, राइट। तो एक 60 पेज का एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे किया गया है, राइट। और बहुत सारे अखबार और न्यूज चैनल्स एक्चुअली इस 60 पेज के डॉक्यूमेंट का नाम लेके बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये एमएचआरडी से ही हम लोगों तक पहुंचा है, राइट। तो जिसको वो ड्राफ्ट अगर आप देखेंगे, ये 60 पेज का ड्राफ्ट, उसका नाम दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। पर ये जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट एक्चुअली कैबिनेट से अप्रूव नहीं किया गया, राइट। तो कैबिनेट से अप्रूव होके जो पॉलिसी फ्रेमवर्क निकला है, और जो ड्राफ्ट पब्लिक में सर्कुलेट किया जा रहा है, उनमें एक्चुअली बहुत डिफरेंसेस है, राइट। तो दोनों चीज एक नहीं है, राइट। तो जिस बेसिस पे नेशनल मीडिया में चर्चा चल रहा है, जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, वो डॉक्यूमेंट एक्चुअली अप्रूव पॉलिसी नहीं है। और अप्रूव पॉलिसी को जानने के लिए हम लोगों के पास क्या है, या ऑफिशियली उसको जी, हाँ, अभी या फिर उसे ऑफिशियली जारी नहीं किया गया, आप ये कह रहे हैं कि पीआईबी के जरिए जारी नहीं किया गया है? बिल्कुल, राइट। तो अभी उसको ऑफिशियली किसी भी प्लेटफॉर्म पे होस्ट नहीं किया गया है, पर कहा जा रहा है, और सारे अखबार के रिपोर्टर्स भी यही बात बोल रहे हैं, और इसको लेके इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने भी ऑलरेडी लिख चुका है कि ये एमएचआरडी से ही उनको प्राप्त हुआ है, राइट। तो इसको लेके एनडीटीवी पे कल चर्चा भी हुआ है इस 60 पेज के डॉक्यूमेंट को, राइट। तो उसी को पॉलिसी डॉक्यूमेंट मान के चर्चा हुआ, जबकि राइट, तो सरकार से अभी तक जो शेयर किया गया है, राइट, तो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे, वो सिर्फ एक 5:20 कल शाम का, राइट, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव हाईलाइट का, एक कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर को लिस्ट आउट करके, राइट, तो एक बस प्रेस स्टेटमेंट दिया गया, और उसके साथ एक लिंक दिया गया है एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, जो कि कल शाम का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें दिखाया गया था। बस सरकार की तरफ से ये 2 डॉक्यूमेंट हम लोगों को दिया गया है, राइट। तो जबकि ऑलरेडी एक 60 पेज का डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है कि सरकारी रूप से ही मीडिया को प्राप्त करवाया गया है, जिसको लेके पूरा चर्चा चल रहा है। अभी 2 चीज एक नहीं है, राइट। तो इसको समझने के लिए बस ये जो पीआईबी का जो स्टेटमेंट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो स्टेटमेंट है, उसको थोड़ा सा ये 60 पेज के डॉक्यूमेंट के साथ एक बिठा के, राइट, तो थोड़ा वेरीफाई कर लेना चाहिए, थोड़ा टैली कर लेना चाहिए, राइट। तो जो कि पब्लिक मीडिया ने अब तक ठीक से नहीं किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, और जी जी, आप बात पूरी कर लें आप। हाँ, दोनों डॉक्यूमेंट को अगर आप एक साथ बिठा के थोड़ा कंपेयर कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कि जो प्रेस स्टेटमेंट है सरकार का दिया हुआ, उसमें ऐसे बहुत सारे संस्थाओं का नाम है, तो जैसे नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम या फिर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ऐसे बहुत सारे संस्थाओं का जिक्र किया हुआ है, जो कि उस 60 पेज के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बिल्कुल भी जिक्र नहीं हुआ है, तो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट, तो मतलब सरकार से एक तरह का प्रेस इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, मीडिया को एक तरह का प्रेस इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, और दूसरे लेवल पे एक दूसरा कोई डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया जा रहा है। और ये तो एक जाना समझा एक बहुत ही पुराना टैक्टिक है इस सरकार का, कि अलग अलग जगह पे अलग अलग न्यूज फीड करके कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट करो, ताकि सामूहिक रूप से कोई एक कॉन्सेंसस ही ना बन पाए, राइट। तो सामूहिक रूप से कोई जनमत ना बन पाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवादित्य जानकारी देने के लिए। तो अगर ये बात है तो ये ज़रूर होनी चाहिए कि वो जो मिनिस्ट्री की तरफ से दस्तावेज दिए जा रहे हैं उसे भी आधिकारिक रूप से जारी करना चाहिए, पीआईबी की वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए, ताकि लोग 2 जगहों से चीज़ों को ना देखें, एक जगहों से चीज़ों को देखें और फिर विचार विमर्श करें। वैसे भी सरकार जो फैसला कर लेगी वो सबसे ऊपर ही होता है, वो इन विचार विमर्शों से बहुत कम प्रभावित होती है। तो बेहतर है कि कम से कम डॉक्यूमेंट तो एक जगह से एक तरह का डॉक्यूमेंट जारी किया जाए। तो जैसा कि हमने कहा कि इस पर हम और लंबी लंबी चर्चाएं करते रहेंगे। आज ये शुरुआत है, ब्रेक के बाद अयोध्या भी चलेंगे, जहां सारा देश की निगाहें वहां पड़ी हुई हैं, टिकी हुई हैं कि वहां क्या क्या हो रहा है।
5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। इसकी तैयारी से जुड़ी खबरें आप तक पहुंच ही रही हैं। जिला प्रशासन तैयारी के संबंध में अपने फैसलों की विज्ञप्ति जारी करता है, प्रेस नोट, जिनसे पत्रकार खबरें बनाते हैं। जैसे 1 लाख प्रसाद के पैकेट का इंतजाम किस अधिकारी के जिम्मे आया है। इसके बाद वो विज्ञप्तियां बेकार हो जाती हैं। मेरी समझ से प्रशासन के फैसले की यह विज्ञप्ति भी कम ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। इसलिए मैं आपके लिए 28 जुलाई की एक विज्ञप्ति को पढ़ना चाहता हूं जो पत्रकारों को दी गई है, ताकि अंदाजा हो कि इस वक्त अयोध्या प्रशासन किस स्तर की तैयारियों में जुटा है, क्या फैसले ले रहा है। सरकारी अधिकारी किसी कॉरपोरेट के सीईओ से कम काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका पसीना छुड़ा दें। सुनकर आपको अंदाजा होगा जो मैं पढ़ने जा रहा हूं कि इस वक्त जिला प्रशासन को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर शिलान्यास एवं भूमि पूजन तथा अन्य कार्यक्रमों को लेकर जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार झा ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठकर सभी अधिकारियों को उत्तरदायित्व सौंप दिए हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया कि उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने हैं। उन्होंने सभी उत्तरदायी अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं को समस्त कार्य 1 अगस्त तक अवश्य पूर्ण रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रतिदिन सायं 7 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सभी अधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें प्रतिदिन की प्रगति से संबंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि सभी कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के हैं, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता उचित नहीं होगी। सभी समय से कार्य पूर्ण करने हैं। कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत महाविद्यालय में बन रहे हेलीपैड स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था, नगरायुक्त नगर निगम साकेत महाविद्यालय मैदान का समतलीकरण की व्यवस्था, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 2 महाविद्यालय के भवन की साफ सफाई व पुताई की व्यवस्था महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा कराया जाना है, जिसके पर्यवेक्षण अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। हेलीपैड के निर्माण व ब्रिक सोलिंग का कार्य अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 2, हेलीपैड से मेन रोड तक सड़क निर्माण एवं भव्य स्वागत गेट का निर्माण कार्य भी लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 2 को दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय से अयोध्या हनुमानगढ़ी तक के मार्ग में रेलिंग व बैरिकेडिंग के निर्माण अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड मार्ग के किनारे छोटी छोटी गुमटियों को हटाने का कार्य नगरायुक्त नगर निगम तथा संपूर्ण मार्ग पर पीले रंग की पुताई का कार्य भी नगर निगम को सौंपा गया है। संपूर्ण मार्ग पर फैले विद्युत तारों को सही करने का कार्य अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम को, जबकि संपूर्ण मार्ग को फूलों से सजाने का कार्य अधीक्षक राजकीय उद्यान को दिया गया है। संपूर्ण मार्ग में यथोचित स्थानों पर अयोध्या धाम से संबंधित कला व पेंटिंग का कार्य नगरायुक्त नगर निगम को सौंपा गया है। इसी प्रकार हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों एवं मंदिर की सफाई का कार्य नगर आयुक्त नगर निगम को, मंदिर में लटके हुए विद्युत तारों को सही कराने का कार्य अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम व रेजिडेंट मजिस्ट्रेट अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन की रूपरेखा तैयार करने का काम रेजिडेंट मजिस्ट्रेट अयोध्या को सौंपा गया है। इसी प्रकार हनुमानगढ़ी से गेट नंबर 3 तक श्री राम जन्मभूमि प्रवेश द्वार, श्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर के कार्यक्रम हेतु परिसर के अंदर सड़क को ठीक करने का कार्य अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड श्री राम जन्मभूमि में टेंट, स्टेज, माइक व पूजन से संबंधित व्यवस्था का कार्य अपर जिलाधिकारी कानून व्यवस्था, श्री राम जन्मभूमि के परिसर की साफ सफाई का जिम्मा जिला पंचायत राज अधिकारी देखेंगे। गर्भगृह दर्शन का एसओपी तैयार करना अपर जिलाधिकारी कानून व्यवस्था देखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के वृक्षारोपण कार्यक्रम की रूपरेखा प्रभागीय वन अधिकारी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था अपर पुलिस अधीक्षक सुरक्षा,
स्पीच से संबंधित सामग्री की व्यवस्था, खंड विकास अधिकारी पूरा बाजार, श्री राम जन्मभूमि पर उत्तम रंगोली की व्यवस्था हेतु रजिस्ट्रार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राथमिकता पर देखेंगे। श्री राम जन्मभूमि के अंदर दिनांक 4 अगस्त को दीपदान कार्यक्रम की जिम्मेवारी अपर जिलाधिकारी नगर वैभव शर्मा व श्री आशीष मिश्रा पीआरओ कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय संपादित कराएंगे, जबकि अयोध्या शहर में तथा संपर्क मार्गों पर 1 लाख दिए जलाने की व्यवस्था जिला विकास अधिकारी हवलदार सिंह, उपायुक्त श्रम रोजगार एवं श्री आशीष मिश्रा पीआरओ कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी दी गई है। विभिन्न मंदिरों की लाइटिंग की व्यवस्था अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम कराएंगे। 20 स्थलों पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लाइव प्रसारण की व्यवस्था उप निदेशक सूचना श्री मुरलीधर सिंह तथा 20 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था साकेत महाविद्यालय से हनुमानगढ़ी तक श्री वीआईपी सिंह निदेशक अयोध्या शोध संस्थान को दायित्व दिया गया है। राम की पैड़ी पर मीडिया हेतु उचित व्यवस्था की जिम्मेदारी उप निदेशक सूचना को दी गई है। सभी मंदिरों के संचालकों द्वारा कीर्तन व अखंड रामायण का पाठ के आयोजन की व्यवस्था हेतु रेजिडेंट मजिस्ट्रेट अयोध्या, क्षेत्राधिकारी अयोध्या मंदिरों से समन्वय बनाकर कराएंगे। 1 लाख पैकेट प्रसाद के वितरण की व्यवस्था अपर जिलाधिकारी नगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्याय ट्रस्ट से समन्वय बनाकर वितरण सुचारू रूप से कराने की व्यवस्था कराएंगे। प्रधानमंत्री जी द्वारा किए जाने वाले लोकार्पण एवं शिलान्यास की व्यवस्था की जिम्मेदारी परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण तथा प्रधानमंत्री जी के सभी कार्यक्रम स्थलों से दूरदर्शन व एएनआई से लाइव प्रसारण की व्यवस्था की जिम्मेदारी उप निदेशक सूचना रेजिडेंट मजिस्ट्रेट अयोध्या व क्षेत्राधिकारी अयोध्या को सौंपी गई है। दूरदर्शन व एएनआई द्वारा निशुल्क चैनलों व अन्य को लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे जनमानस अपने टेलीविजन पर लाइव प्रसारण के साथ साथ अपने मोबाइल पर भी देख सकेंगे। मीडिया से समन्वय की जिम्मेदारी भी उप सूचना निदेशक एवं सूचना के कार्मिक देखेंगे। मीडिया सेंटर के स्थापना पर कार्यवाही की जा रही है, जहां से मीडिया कर्मी सूचनाओं, कवरेज व फोटो सुविधा पूर्वक भेज सकेंगे। इसी प्रकार प्रदर्शनी आयोजन हेतु अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक वाईपी सिंह को अयोध्या के अन्य मार्गों पर पेंटिंग आदि का कार्य ललित कला विभाग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय तथा प्रोजेक्ट मैनेजर जल निगम नागर कार्य इकाई को सौंपी गई है। स्वागत द्वार का निर्माण अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड को, अयोध्या नगर क्षेत्र में व्यापक साफ सफाई अभियान की व्यवस्था नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या व जिला पंचायत राज अधिकारी को दी गई है, जो प्रतिदिन 200 अतिरिक्त सफाई कर्मी लगाकर सफाई कराएंगे। प्रधानमंत्री जी के साथ आए हुए अधिकारीगण तथा सुरक्षा कर्मी के अवस्थान हेतु तहसीलदार सदर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उक्त जिम्मेदारी सभी अधिकारियों को सौंपते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आप सभी अनुभवी अधिकारी हैं। विगत में कई कार्यक्रमों को आप सभी ने समन्वय बनाकर संपन्न कराया है। इस कार्यक्रम को भी हम सभी को मिलकर हर तरह से अच्छी व्यवस्था के साथ संपन्न कराने के लिए दृढ़ संकल्प होकर प्रतिदिन सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करानी है। मंडलीय सूचना कार्यालय अयोध्या P01। सांस फूल जाए किसी की भी, ये तो एक दिन की विज्ञप्ति है। इस कार्यक्रम के बाद जिलाधिकारी को भी यकीन नहीं होगा या प्रशासन को कि उन लोगों ने ये काम किए हैं। राष्ट्रीय न्यूज चैनलों के पत्रकार ऐसी विज्ञप्तियों को बहुत महत्व नहीं देते हैं, लेकिन इनसे कितना कुछ पता चलता है कि किस तरह पूरा जिला प्रशासन दिन रात एक किए हुए है। प्रशासन चाह ले तो किस तरह जुटकर कार्यों को पूरा कर दिखाता है। ये अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के शिलान्यास से जुड़ी प्रशासनिक तैयारियों की एक विज्ञप्ति के बारे में हमने आपको पढ़कर बताया है। आसान नहीं है इस तरह के काम को अंजाम देना। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।